हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज टर्मित में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तरफ से। कहने को तो ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच वक्ती जंग थम गई है, यानी सीज फायर हो गया है। लेकिन अब पाकिस्तान में जो बैठक इसको लेकर के होनी है, समझौते को लेकर बातचीत, तो उसमें अब सारी दुनिया की निगाह इस बात पर लग गई है कि ये वार्ता कामयाब होगी या फेल होगी। और इसके साथ ही लोगों में ये भी चर्चाएँ की जा रही हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के तेवर को भी लेकर के बात कही जा रही है कि ये लोग कभी अपने कहे गए किसी भी फैसले या बात पर कायम कितनी देर रहेंगे, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि कब डोनाल्ड ट्रंप फिर से बिफर जाएं किस बात को लेकर के, उनका मूड उखड़ जाए और फिर वो ईरान पर हमला करने की बात शुरू कर दें, या नेतन्याहू लेबनान पर हमले तेज कर दे, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं की जा रही हैं। इन सब के बीच दुनिया में एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है जहां सिर्फ जंग या अमन की बात ही नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो एक नैतिक अखलाकी जिम्मेदारी और बैनुल अक़वामी निज़ाम था, यानी इंटरनेशनल एक जो सिस्टम था, व्यवस्था थी, जिसमें हम किसी भी तरह के हालात में अगर फंसते थे तो हम यूएनओ जाते थे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये बात उठती थी और वहाँ से लोगों पर पाबंदी लगती थी जो कसूरवार होते थे, चाहे बच्चों के साथ ज्यादती हो, कोई भी तरह का मसला हो। जिस तरीके से ईरान में एक स्कूल पर 165 बच्चे मार दिए गए थे। तो इन सारे हालात को देखने के बाद अखबारात में जो चर्चा की गई, उसमें ये कहा गया है कि यूएनओ अब ऐसे मकाम पर पहुंच गया है कि उसको देख करके तरस आता है कि जो जिस मकसद को लेकर के उसको बनाया गया था वो उससे अब बहुत कोसों दूर चला गया है और सिर्फ वो दिखावे की एक चीज़ बन के रह गया है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब इस पर फातिहा पढ़ दिया जाए। फातिहा पढ़ना यानी जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की जाती है। तो बहरहाल लोग ये कह रहे हैं कि यूएनओ अब किस काम का बचा है। अब उसको देख करके सिर्फ फातिहा पढ़ने का दिल चाहता है कि अब यूएनओ की जो ताकत अगर होती तो आज जंग इतने दिन न चली होती। 40 दिन चली जंग में किसको क्या मिला है, इसको भी लेकर के चर्चाएं खूब की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ईरान की एक ताकत थी, सारी दुनिया में उसका दबदबा था और उसकी धमक चलती थी, यानी अगर अब यहाँ कहा जाए भारत के अंदर और खासकर यूपी में कि जो भौकाल था वो ख़त्म हो गया। जब नाटो देशों ने उसे ठेंगा दिखा दिया कि हम तुम्हारे साथ जंग में शामिल नहीं होंगे, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फूल जलूल बकने लगे और तमाम बातें कहने लगे नाटो देशों को, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से गाली देना जिसको कहते हैं, ऐसी बातें कहा कि तुम लोग धोखेबाज हो और क्या क्या सारी बातें कही थी। और ऐसे दोषों का ट्रंप के साथ न देना भी बहुत मायने रखता था, क्योंकि ईरान खुद जंग नहीं लड़ रहा था, ईरान पर जंग थोपी गई थी। यानी उसके खिलाफ जो इंटरनेशनल कानून है वो एक तरीके से उस कानून को तोड़ करके जंग की गई थी और आबादी में जंग की जा रही थी, हमले किए जा रहे थे, जिसमें ईरान के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े धर्मगुरु और बड़े बड़े फौजी अफसर तक मारे गए और हॉस्पिटल और स्कूलों पर हमला हुआ जिसमें 165 बच्चियाँ मारी गई। तो ये सब देखने के बाद ईरान जो बौखलाया है, जब उसने ताबड़तोड़ हमला शुरू किया है, तो वो हालत कर दी है कि ईरान और ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में कहा जाने लगा कि अमेरिका और इसराइल ज्यादती कर रहा है, इसे युद्ध जंग को रोकना चाहिए। चारों तरफ से जब आवाज़ उठने लगी और तमाम धमकियों से ईरान डरा नहीं, तो अमेरिका और इनके सुर बदलने लगे और इन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए सीज फायर करते हैं। और बीच में पाकिस्तान को लाया गया कि वो वहाँ के राष्ट्रपति से बातचीत करके कि अगर हमारी बात, यानी अमेरिका कह रहा है कि अगर हमारी बात ईरान मान लेगा तो हम आगे युद्ध नहीं करेंगे, आगे जंग नहीं लड़ेंगे। और खैर ईरान ने भी ये समझा कि चलो एक बात मौका दे करके बात की जाए। लेकिन ये हुआ कि उसके बावजूद इसराइल ने लेबनानियों को मारना जारी रखा, उसने हमला नहीं रोका। तो जब ईरान ने ये देखा कि समझौता अभी शुरू भी नहीं हुआ, ठीक से बातचीत भी नहीं हुई, सीज फायर का ऐलान कर दिया है, उसके बावजूद ये हमला जो इसराइल कर रहा है लेबनान पर, तो हमारे समझौते में ये बात शामिल थी कि अब इसराइल लेबनान पर कोई हमला नहीं करेगा। वहाँ जो तबाही हुई है, जो लोग मारे जा रहे हैं, और भी एक ही दो रोज़ पहले 270-300 के आसपास लोग मार डाले गए और बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत लोग जख्मी हुए हैं। और यही नहीं कि बल्कि इसराइल में भी 8000 लोगों के जख्मी होने की बात कही जा रही है। लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू और ट्रंप सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं कि वो उनको क्या खौफ है कि अगर वो जंग बंद करेंगे तो एकदम फिर पूरा देश उनके खिलाफ जुट जाएगा। तो इसलिए जंग जारी रखे हुए हैं, या इस जंग से दोनों देशों को मिला क्या है, इसमें जो चर्चाएं की जा रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि दोनों देश ने अपनी साख खो दी है।
खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो भौकाल था, जो कद था, वो जाता रहा। तो सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं कद गया है कि सबको अपने दबदबे और भय से डरा करके जो है अपना बात मनवा लेते थे छोटे देशों से। तो छोटे देश भी उनसे कोई जिरा करने के बजाय खामोश रहते थे, जैसे वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को उठा लाए थे और कोई भी देश इस पर कुछ नहीं बोला था। तो वही फार्मूला उन्होंने ईरान पर भी अपनाया था। बहरहाल ईरान ने जवाब में क्या किया है आज सारी दुनिया के सामने है। तो अब ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का तो कद घटा ही घटा, उनका भौकाल तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। नाटो देश के लोग उनको कोई भी अहमियत नहीं दे रहे हैं और आगे भी यही उनका असर होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को काफ़ी कमज़ोर कर दिया उन्होंने। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क जाना जाता था सारी दुनिया में, तो अब वो नहीं मान जाना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस जंग में लगातार अपने हौसले का मुजाहरा ईरान ने किया है, ताबड़तोड़ हमले करते रहा, हर बात का जवाब देता रहा, इसराइल का और अमेरिका का हमलों का। तो ये आज सारी दुनिया में अब ये भी होगा कि अब ये कद जो है ईरान का बढ़ा। अब रूस और चीन को छोड़ दिए तो सारे मुल्क जो हैं वो ये मान बैठे हैं कि ईरान ने जो है जो लड़ाई लड़ी है वो कोई मुल्क अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। तो अब इसको लेके ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में ईरान ही सबका दोस्त बनेगा और सारे देश उससे अपनी मित्रता बढ़ाने के लिए, संबंध बढ़ाने के लिए तमाम कोशिश करेंगे, ताकि ईरान जो है हमेशा सबका साथ देगा ऐसे लोगों का। तो जो लोग अभी तक अमेरिका के भय से, डर से, राष्ट्रपति के भय से और डर से परेशान थे, उनमें एक खुशी की भी बात कही जा रही है कि अब जो है अमेरिका के दबदबा जो है ईरान ने इस तरह ख़त्म कर दिया कि अब उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी को इस तरह डरा सकें। लेकिन ये है कि इसके साथ ही अमेरिका जो है वो हार नहीं मान रहा है और बातचीत का मामला चल रहा है। देखिए क्या होता है। आज बात हो रही है, देखिए कल आने वाले कल या परसों तक वो क्या देश के दुनिया के सामने क्या नतीजा सामने आता है। लेकिन ये है कि कुल ले देकर के कि अब ईरान की ताकत का मुजाहरा जो हुआ है उससे सारे देश में, सारी दुनिया में उसको इज्जत की निगाह से देखी जा रही है, उसका कद ऊंचा हुआ है और ईरान से सभी अब करीब आने की कोशिश करेंगे। और देश की कुछ खबरें जिसमें 5 राज्यों में इलेक्शन को लेकर के कल जहां केरल, असम और पांडुचेरी में ज़बरदस्त वोटिंग की गई और लोगों में अब किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, किस पार्टी को किस तरीके से वोट मिला है, इसको लेकर जो कयास आ रही हैं और चर्चा चल रही है, उसमें ये जहाँ विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि अब कि वहाँ जहाँ भाजपा सरकार है बदल जाएगी, जबकि भाजपा के लोग ये दावा कर रहे हैं कि उसकी ही सरकार रहेगी। बहरहाल दोनों तरफ से एक दूसरे की जवाबी जंग जारी है और इसमें इसी बीच पश्चिम बंगाल को लेकर के अब सबका ध्यान केंद्रित हो गया है। असल चुनाव का जो नज़ारा है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोग जो है वहाँ सभाएं कर रहे हैं और राहुल गांधी भी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और ममता बनर्जी भी कर रही हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री ने आसनसोल में अपनी एक रैली में ये कहा है कि अब अभी तक जो भी ज्यादतियाँ हुई हैं वो उसका एक एक करके बदला लिया जाएगा। अब यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि भाजपा की सरकार बनेगी, ये दावा उन्होंने किया और कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दल जो हैं तो वो तो एक ही चट्टे बट्टे के एक हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसा वो काम करती है वैसे ही कांग्रेस की हुकूमत रही पश्चिम बंगाल में। अब तृणमूल कांग्रेस को भी बाहर का रास्ता दिखाना है, तो उन्होंने भाजपाइयों से अपील की कि वो इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और उन्होंने इसी अपनी रैली में तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों की पूर्व की सरकारों की काफ़ी निंदा की और इन पार्टियों की काफ़ी आलोचनाएं भी की और कहा कि 4 मई के बाद गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। उनका इशारा तृणमूल कांग्रेस की सरकार से था। उनका मानना है कि सरकार में गुंडागर्दी बहुत हो रही है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम गुंडागर्दी का हिसाब लेंगे और इसी तरह से उन्होंने तमाम ये भी कहा कि अब टीएमसी का भय नहीं चलेगा बल्कि बीजेपी का भरोसा चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से प्रधानमंत्री और अमित शाह और पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से ज़बानी जंग चल रही है, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके चुनाव जीतने की होड़ में लगे हुए हैं। तो ये देखना बड़ा रोचक होगा कि 4 मई को क्या फैसला आता है और किसकी सरकार बनती है। इसके साथ ही अब सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठाया है कि मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की गई, यानी
अब मेडिकल कॉलेज की मनमानी मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर नहीं चलेगी, जिनसे फीस के मामले में वो मनमाना रवैया तैयार करती थी, मनमाना वसूली करती थी। तो इसमें हमारे जो संस्था है नेशनल मेडिकल कमीशन ने ऐसा निर्देश दे दिया है सारे मेडिकल कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को कि वो एक निर्धारित ही शुल्क लेंगे। MBBS के लिए कहा है कि अब सिर्फ 4 साल 4.5 साल तक की ही फीस बच्चों से ली जाएगी, MBBS के छात्रों से, जबकि इससे पहले अभी तक जो है 5 साल और 5.5 साल तक की फ़ीस ली जा रही है, जिससे ये लगातार शिकायतें मेडिकल कमीशन के पास जाती रही हैं। तो अब मेडिकल कमीशन ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है और ऐसी शिकायतों की जांच भी की कि यहाँ पर जो है निर्धारित शुल्क से ज़्यादा शुल्क लिया गया है। और इसके अलावा मणिपुर में अभी ताज़ी हिंसा में मारे गए 2 बच्चों के बाद मौत के बाद तनाव और बढ़ गया है। जुमेरात को यानी बृहस्पतिवार को मणिपुर में कर्फ्यू तोड़कर लोगों ने रैलियां निकाली हैं और जमकर बवाल काटा है और थानों में उसमें सामने टायर जला करके और उधक लगा करके नारेबाजी की है। उन्होंने मांग की है कि जो बच्चे जिन लोगों ने मारा है, हमला किया है, उनकी गिरफ्तारी की जाए और हिंसा रोकी जाए। तो बहरहाल अब वहाँ की स्थिति बहुत नॉर्मल नहीं है। लंबे समय से जो है मणिपुर जल रहा है, वहाँ को घटना होती रही हैं, सारी खबरें सामने आती रही हैं। कुछ दिन शांत होता है, फिर अचानक भड़क जाता है मामला। तो अभी फिर जो भड़का है तो ये भी काफ़ी उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। यानी इसके बाद से वहाँ पर राज्य में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है और राज्य के घाटी के ज़िलों में हालात बहुत तनावपूर्ण बन गए हैं। कर्फ्यू लागू हुआ है लेकिन लोग जो है इतना खफा हैं, नाराज़ हैं कि कर्फ्यू तक तोड़ करके अपना विरोध जता रहे हैं। उधर गोरखपुर के एक माल में बिरयानी खाने के दौरान काकरोच निकल आया। माल में जिस व्यक्ति ने ये आर्डर दिया था, जब खाना खा रहा था बिरयानी, तो उसको अचानक उसमें काकरोच दिखाई दिया। उससे लेकर के उसने हंगामा किया, मैनेजर को, वेटर को बुला करके दिखलाया तो काफ़ी हंगामा हुआ, बवाल हुआ वहाँ पर। तो और भी जो ग्राहक थे और भी होटल में खाना खाने लोग आए थे, वो खाना अधूरा छोड़ के भागने लगे कि इसी तरीके की गंदगी के बीच खिलाया जाता है, गंदगी में काकरोच आता है। तो खाद्य विभाग के अधिकारी और पुलिस दोनों मौके पर पहुँच गए तो किसी तरीके से उसको परीक्षण के लिए भेज दिया गया, काकरोच को निकाल करके खान पान से। लेकिन ये पाया गया कि वहाँ गंदगी की अव्यवस्था बहुत है, वहाँ पर में गंदगी भी है और भी तमाम बातें पाई गई हैं। तो उसकी जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। फिलहाल मामले को शांत करा करके होटल को चलने दिया है माल को, और माल में जो है अब ये एहतियातन बिरयानी के बिक्री पर रोक लगा दिया। इसके अलावा गाजीपुर में गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर एक बस पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, 46 लोग घायल हो गए। जबकि जालौन में स्कूल वैन पलटने से 7 लोग घायल हुए, जिसमें 5 बच्चे शामिल थे। इस बस पर 12 बच्चे सवार थे, तो बाकी लोगों को बचा लिया गया है। और रायबरेली में फर्जी दस्तावेज के जरिए पर्सनल लोन निकाले जाने का मामला पकड़ में आया है। बैंक ऑफ वहाँ कोतवाली क्षेत्र के, शहर की कोतवाली क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये शिकायत पुलिस में की थी कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेज लगा करके पर्सनल लोन ले रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये लिया था, तो उसमें पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार किए और भी बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। तो बैंक से जो इस तरह से फर्जी लोन निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पर रोक लग गई है और छानबीन जारी। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।